Good afternoon, everyone. Welcome back to my channel BioTalk. न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज सोल्यूशन में आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन +2 बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर। ये 8 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं फर्स्ट पार्ट में। आज हम नेक्स्ट के जो क्वेश्चन बच जाते हैं इसमें वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में टी.एच. मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन बताना है। सबसे पहले इनके कंट्रीब्यूशन या इनकी स्टडीज़ की वजह से ही हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स के बारे में। और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं फ्रूट फ्लाई के ऊपर। साथ ही इन्होंने क्या बताया कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें F2 जनरेशन में जो रेशो आती थी मेंडेलियन रेशो वो आती थी 9:3:3:1। बट मॉर्गन ने क्या कहा कि कुछ एक ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जीन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हो पाती है। इन केसेस में क्या होता है, जो मेंडेलियन रेशो थी डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन की वो मैच नहीं कर पाती है, वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इससे इन्होंने लिंकेज के क्रॉसिंग ओवर के प्रिंसिपल के ऊपर काम किया, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया और इनके जो रिलेशन है उनको भी डिस्कवर किया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी, जो आजकल हम लिंकेज पढ़ते हैं ना, वो मॉर्गन की ही स्टडी का एक रिजल्ट है। क्रोमोसोम मैपिंग की टेक्निक्स को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिससे क्रोमोसोम के जो डिस्टेंसेस है कि एक जीन दूसरी जीन से किस तरह से डिफरेंट है और कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है एक क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लिंक कैसे होते हैं, ये सारी टेक्निक्स की एस्टेब्लिशमेंट किसने की थी, टी.एच. मॉर्गन ने। इन्होंने बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है या इनका जो मेजर वर्क था वो क्या था, म्यूटेशन के ऊपर था, कि कोई जीन डिफरेंट कैसे होती है, उसमें क्या चेंजेस आते हैं और किस तरह से चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस का रिजल्ट क्या होता है, किस वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, ये सारे स्टडी किए थे उन्होंने म्यूटेशन के अंदर। तो ये आ जाते हैं टी.एच. मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, सजेस्ट हाउ सच एन एनालिसिस कैन बी यूजफुल। सबसे पहले बात करते हैं पेडिग्री एनालिसिस की। ये होता क्या है, तो ये एक रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड, जैसे कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे हम ही है, हम में क्या है, हाइट का ट्रेड है, कुछ लंबी हाइट के होते हैं, कुछ मीडियम हाइट के होते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइट के होते हैं। अब हमने देखना है कि जो पर्टिकुलर एक ट्रेट है वो एक फैमिली के पर्सन्स में कितनी जनरेशन से चला आ रहा है। उसके जब हम बहुत सारी जनरेशन तक स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि जो एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ जैसे से हुआ, मतलब कि फैमिली की कौन सी जनरेशन से वो एस्टेब्लिश हुआ है और फैमिली में उस ट्रेट का फ्लो कैसा है, वो मेल टू मेल जा रहा है, मेल टू फीमेल जा रहा है, फीमेल टू मेल जा रहा है या फीमेल टू फीमेल जा रहा है, हर जनरेशन में शो हो रहा है या एक जनरेशन के बाद शो हो रहा है। ये सारी हमें जो पता चलेगा इन सारी स्टडीज़ का, ये चलेगा पेडिग्री एनालिसिस से पता। पेडिग्री एनालिसिस से ही हमें पता चलेगा जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, इसके बारे में किससे पता चलेगा, पेडिग्री एनालिसिस से। और जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ किसके, क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज करने के हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हमें पेडिग्री एनालिसिस से ही पता चलेंगे। कैसे पता चलेंगे, क्योंकि जब क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिजेस होती है तो उनमें बहुत सारी ऐसी हार्मफुल जीन्स होती है जो कि अपना एक्सप्रेशन शो कर देती है नेक्स्ट जनरेशन में, जिससे बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज हो सकते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में। तो इन्हीं डिसऑर्डर को अवॉइड करने के लिए भी हमारे पेडिग्री एनालिसिस हेल्प करती है बाय गिविंग अ जेनेटिक काउंसलिंग। तो ये आ जाते हैं हमारे पेडिग्री एनालिसिस की यूज़फुलनेस हमारे लिए, कि क्यों ये यूज़ करते हैं हम और किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सेक्स की डिटर्मिनेशन कैसे होती है, कि कोई एक पर्टिकुलर जो ऑफस्प्रिंग है वो फीमेल होने वाला है या मेल होने वाला है। तो सबसे पहले हमें पता है ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं
और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल के केस में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल के केस में XX होता है। अब जो ऑफस्प्रिंग है उसके प्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। तो फादर में ये क्रोमोसोम का पैटर्न रहेगा और मदर में इस तरह का रहेगा। गैमेट्स की फॉर्मेशन जब होगी तो 22 ऑटोसोम इसमें आएंगे और X सेक्स क्रोमोसोम इसमें आएगा। 22 ऑटोसोम एंड Y सेक्स क्रोमोसोम। मदर क्या है, होमोगैमेटिक है, तो इसमें दोनों ही जो ऑटोसोम है या गैमेट्स है वो दोनों सेम तरह के बनेंगे, दैट इज़ 22 + X 22 + X। अब हम देखते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगी, या तो इस मेल X क्रोमोसोम और फीमेल X क्रोमोसोम की अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगी वो बनेगी 44 ऑटोसोम + XX सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ फीमेल चाइल्ड। और अगर Y क्रोमोसोम फादर से आता है और X क्रोमोसोम मदर से आता है तो जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनेगी वो बनेगी 42 ऑटोसोम + XY सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ अ मेल चाइल्ड। तो इस तरह से डिटरमाइन होती है ह्यूमन बीइंग में सेक्स की डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप O इफ़ द फादर हैज़ ब्लड ग्रुप A एंड मदर ब्लड ग्रुप B, work out the genotype of the parents and the possible genotype of the other offspring। इसमें क्या बताया है, एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप है O और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, A है, और मदर का ब्लड ग्रुप है B। तो हमने बताना है कि कौन कौन से जीनोटाइप इसमें पॉसिबल हो सकते हैं और ऑफस्प्रिंग के कौन से पॉसिबल जीनोटाइप हो सकते हैं या ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो फादर का ब्लड ग्रुप है A, मदर का B। जीनोटाइप बन सकता है IA और I0, मदर का IB एंड I0। अगर हम फादर के गैमेट्स देखें तो दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, IA और I0। मदर में भी दो तरह के गैमेट बनेंगे, IB एंड I0। और जो F1 जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन में क्या होगा, गैमेट की फॉर्मेशन होगी, देन क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। एक मेल से आएगा, एक फीमेल से आएगा, तो ये बनेगा IA और IB का कॉम्बिनेशन, IA IB। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा ऑफस्प्रिंग का, AB। देन IA एंड I0। तो ये जो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप बनेगा इसमें ये बनेगा A ब्लड ग्रुप। देन आते हैं नेक्स्ट में हमारे IB और I0, इसमें ब्लड ग्रुप बनेगा B ब्लड ग्रुप। देन लास्ट आता है हमारे पास मदर से भी I0 आएगा और फादर से भी I0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास I0 बनेगा जो कि स्पेसिफाई करता है ब्लड ग्रुप O को। तो अगर कोई मदर एंड फादर है जिनका ब्लड ग्रुप A और B है तो उनके ऑफस्प्रिंग में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनके ब्लड ग्रुप ये हो। तो इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें बताया था कि एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप O है और मदर और फादर का क्या है, A और B है। तो हमने बताना था कि इसमें किस किस तरह के जीनोटाइप या पॉसिबल जो ब्लड ग्रुप है वो बन सकते हैं, तो ये सारा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब सबसे पहले आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या स्पेसिफाई करता है, ये बोलता है कि जैसे दो पेरेंट होंगे, मान लो एक ब्लैक कलर का और एक वाइट कलर का है, तो जब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, इनसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी F1 जनरेशन में, ये एक दूसरे की एक्सप्रेशन को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। अभी तक हमने देखा था कि जो डोमिनेंट वन है वो एक्सप्रेस कर जाती है और रिसेसिव वन क्या होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। बट ये केस क्या आ गया, को डोमिनेंस क्या आ गया। जैसे ये एग्जांपल है, ये यहाँ पे वाइट कलर की काऊ आ जाती है, W जिसका ट्रेट है, और ये ब्राउन या ब्लैक कलर के मान के हम चलते हैं, R जिसका है। तो इसमें जो ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में प्रोड्यूस होती है वो RW हेटेरोजाइगोट बनती है। बट इसमें क्या है, ना तो ये पूरे वाइट कलर की है और ना ही ये पूरे ब्लैक कलर की है, या इसको हम रेड भी कंसीडर कर सकते हैं। इस कलर के ना तो डोमिनेंट है पूरी, ना रिसेसिव है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। इसमें पैचेस आ जाएंगे एक जीन के, तो ये आ जाता है हमारे पास कोडोमिनेंस, कि जहाँ पे जो एक एलील है वो दूसरी एलील को ब्लॉक नहीं कर पाती है, उसके एक्सप्रेशन को। दोनों ही क्या होती है, एक्सप्रेस हो जाती है, म्यूचुअली एक्सप्रेस नहीं होंगी, क्या होंगी, अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस होंगी, अपने दोनों का ही
उनका दोनों का ही एक्सप्रेशन शो होगा उसमें, बट क्या होगा, इस तरह से होगा पैचेस के रूप में, ब्लेंड नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये क्या बोलता है, जो दो पेरेंट है, ये रेड कलर का फ्लावर है और ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये वाइट आ जाता है हमारे पास रिसेसिव और रेड आ जाता है हमारे पास डोमिनेंट। तो जब इनसे क्या होगा, हेटेरोजाइगोट F1 जनरेशन प्रोड्यूस होगी, तो वो सारे क्या आ जाएगी, पिंक कलर के हो जाएगी। जीन्स क्या होंगे उसमें, रिसेसिव भी प्रेजेंट होगी और डोमिनेंट भी प्रेजेंट होगी, दैट इज RW। तो ये बन गए पिंक। तो इसमें क्या आ गया, दोनों ही पेरेंट का क्या आ गया, म्यूचुअल एक्सप्रेशन आ गया, ना तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हुई ना ही रिसेसिव एक्सप्रेस हुई, बट इन दोनों का जो हाइब्रिड है उन्होंने क्या किया, एक अलग ही कलर प्रोड्यूस कर दिया। ये होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि दोनों का म्यूचुअल एक्सप्रेशन होगा और एक नया हाइब्रिड बनेगा उसमें, जिसके पास ना तो डोमिनेंट पेरेंट के करैक्टर होंगे ना ही रिसेसिव पेरेंट के करैक्टर होंगे। यह आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव वन एग्जांपल। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, ये एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है DNA मॉलिक्यूल के। मान लो एक DNA मॉलिक्यूल है, उसमें कोई भी सीक्वेंस अब मान के चलो, तो वहाँ पे अगर एक सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन हो जाता है, वहाँ से उसकी चेंजिंग हो जाती है या चेंज हो जाता है वो वहाँ से, तो क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है सिकल सेल एनीमिया का। अब इसको अगर हमने एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे डिस्कस करना है, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बनता है, वहाँ पे अगर वैलिन की फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज़ इन द 6th पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम 11, तो वहाँ पे क्या अराइज होगी, कौन सी कंडीशन अराइज होगी, सिकल सेल एनीमिया की। यह आ जाता है पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, किसने प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बावरी ने प्रपोज की थी, कब की थी, 1902 में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर विद देयर सिम्टम। ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर तो है बट क्या है, ये ऑटोसोम से रिलेटेड है। सबसे पहले आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है जहाँ पे अराइज होता है, ये कैसे, ट्राइजोमी अगर 21 क्रोमोसोम की हो जाए, मतलब कि जो 21 क्रोमोसोम है उसमें अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्राइजोमी। तो ये अराइज करेगा एक कंडीशन डाउन सिंड्रोम। इसके सिम्टम क्या होंगे, जिन पर्सन में डाउन सिंड्रोम होगा तो उनके सिम्टम आ जाएंगे, उनमें होगा राउंडेड फेस होगा, फ्लैट हैंड्स विद स्मॉल फिंगर्स, एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रॉड फॉरहेड, ओपन माउथ विद प्रोट्रूडेड टंग। ये सारे सिम्टम डाउन सिंड्रोम के पर्सन में देखे जा सकते हैं। देन आता है सिकल सेल एनीमिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और अराइज होता है क्रोमोसोमल 11 के जीन्स की वजह से। सिम्टम क्या आ जाएंगे, एग्रीगेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स आ जाएगा, मोर रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा इरिथ्रोसाइट का लीडिंग टू एनीमिया, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन इन RBCs होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने इसके बारे में बताया आपको कि जहाँ पे बीटा हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के 11th क्रोमोसोम पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, अगर वहाँ पे बाय चांस पॉइंट म्यूटेशन से क्या बन जाए, वैलिन बन जाए, तो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन अराइज होती है और ये सारे इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।